ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आग है जो कभी बुझी नहीं। ये उस इंसान की दास्तान है जिसने एक ख्वाब देखा था, आजाद भारत का, और उस ख्वाब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नाम था सुभाष चंद्र बोस। कुछ लोग उन्हें पागल कहते थे, कुछ क्रांतिकारी, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए वो थे नेताजी। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हिम्मत थी, बलिदान था और एक ऐसा जुनून जो कभी मरता नहीं। साल 1997, जनवरी की ठंडी सुबह और बंगाल का कटक शहर। सारा शहर जैसे खामोश था, लेकिन एक घर में हलचल थी। एक माँ, प्रभावती देवी, दर्द में थी और कुछ ही पलों में इस धरती पर जन्म लेता है एक बच्चा। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ माँ बाप का बेटा नहीं था, वो भारत माँ का बेटा था। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। जिस वक्त बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस वक्त सुभाष किताबों में खोए रहते। जब बच्चे मैदान में शोर मचाते, सुभाष शांति से गुरुओं की बातें सुनते। कई लोग कहते हैं बचपन ही इंसान की असली पहचान बना देता है, और सुभाष का बचपन ये साफ दिखाता था कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं बनने वाला। सुभाष स्कूल जाते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, वो वहाँ दुनिया को समझने जाते थे। उनके टीचर्स उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सुभाष को अंदर से झकझोर दिया। एक अंग्रेज हेडमास्टर ने भारत को गंदा देश कह दिया। उस दिन पहली बार सुभाष के अंदर आग जली। ये वही आग थी जो बाद में एक ज्वाला बन गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान गंदा नहीं, महान है। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस बहुत बड़े वकील थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाए। सुभाष ने भी उनकी बात मानी, इंग्लैंड गए, पढ़ाई की और सबसे कठिन माने जाने वाले ICS एग्जाम को पास कर लिया। लेकिन फिर एक दिन एक चिट्ठी आती है। सुभाष ने उस नौकरी को ठुकरा दिया। लोग चौंक गए। पिता गुस्से में थे, लेकिन सुभाष शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। सुभाष अब भारत लौट चुके थे। मन में सिर्फ एक ही सपना था, भारत को आजाद देखना। वो कांग्रेस में शामिल हुए और धीरे धीरे देश की युवा पीढ़ी का चेहरा बन गए। उनकी आंखों में जो आग थी वो लोगों को जला नहीं रही थी, वो उन्हें रोशनी दे रही थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े थे। एक तरफ गांधी जी की अहिंसा की राह और दूसरी तरफ सुभाष की तेज सोच, जो मानती थी कि बिना लड़ाई के आजादी नहीं मिलेगी। सुभाष ने गांधी जी को सम्मान दिया, लेकिन जब समय आया तो वो अपने रास्ते पर चल दिए। 1937 में जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया था। लेकिन ये जीत बहुत भारी पड़ी। कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी कहा सुभाष को समर्थन नहीं दिया जा सकता। एक तरफ देश की आजादी का सपना, दूसरी तरफ अपने ही लोग जो पीछे हटते जा रहे थे। और आखिरकार सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, पर हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। कहा अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो खिड़कियां तलाशनी चाहिए। पर अब अंग्रेज डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये आदमी सिर्फ बात नहीं करता, ये कुछ बड़ा करेगा। अंग्रेजों ने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया, घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन क्या सुभाष रुकने वाले थे? नहीं, वो घर में रहते हुए एक प्लान बना रहे थे, भाग निकलने का, दुनिया को चौंका देने का। और एक रात भेष बदलकर चश्मा, टोपी, दाढ़ी और मुस्लिम वेशभूषा में सुभाष चुपचाप घर से निकल पड़े। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नजरबंद आदमी इतनी चतुराई से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक देगा। कलकत्ता से बिहार, बिहार से पेशावर और फिर जर्मनी, ये एक मिशन था, मिशन भारत की आजादी। सुभाष अब जर्मनी में थे, वो हिटलर से मिले और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। ये फैसला बहुत लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन सुभाष ने साफ कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मेरी दुश्मनी सिर्फ एक से है, ब्रिटिश राज से। उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाया और भारतीय सैनिकों से मिलकर एक फौज तैयार की, इंडियन लीजन। लेकिन वहां उन्हें वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब वो जापान की ओर मुड़े, क्योंकि उन्हें अब भी भरोसा था कि किसी न किसी रास्ते से आजादी मिलेगी। अब सुभाष जापान पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने वो काम किया जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 1943 सुभाष ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उनका नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लाखों भारतीयों ने हथियार उठा लिए। बुर्मा, सिंगापुर, अंडमान, हर जगह उनकी आवाज गूंज रही। उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बना दी और नेताजी कहलाए। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी, गोलियों से, तोपों से और सबसे बड़ी ताकत हौसले से। नेताजी अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अब एक सेनापति थे। उनकी आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत की ओर कूच किया। साल 1444 नेताजी ने पहली बार भारतीय धरती पर कदम रखा, अंडमान निकोबार द्वीप में। उन्होंने वहां तिरंगा फहराया और कहा, अब यह भूमि स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। उस वक्त लाखों भारतीयों के दिलों में उम्मीद
उम्मीद जागी। अब सच में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अंग्रेज भी डर गए थे। उन्होंने सेना और तकनीक की पूरी ताकत झोंक दी। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में आजाद हिंद फौज को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हार के बाद भी नेताजी का हौसला नहीं टूटा। कई कई दिनों तक सैनिकों के पास खाना नहीं था, न पीने को पानी, न सर छुपाने की जगह। जंगलों में चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन कोई रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने नेताजी खड़े होते थे, खुद भूखे, खुद थके, लेकिन मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सिर्फ आजादी के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मा की मुक्ति है। एक सैनिक ने कहा, जब नेताजी साथ हो तो दर्द भी ताकत बन जाता है। नेताजी ने एक रेडियो भाषण में कहा, दिल्ली चलो, ये 2 शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति की पुकार थी। देश भर में क्रांतिकारियों का जोश फिर से जाग उठा। लोगों ने अपने घरों से चुपचाप निकलना शुरू किया। कई युवाओं ने अपने नामों के आगे आजादी जोड़ लिया। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर पलटी मारी। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और नेताजी की आजाद हिंद फौज अकेली पड़ गई। नेताजी ने अपना अंतिम भाषण दिया, हमारा सपना अधूरा है, लेकिन ये सपना कभी मरेगा नहीं। 18 अगस्त 1945 टोक्यो रेडियो से एक खबर आई, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान हादसे में हो गई है। दुनिया चौंक गई, पर भारत ने इस खबर को मानने से इनकार कर दिया। लोग कहते रहे, नेताजी मरे नहीं हैं, वो लौटेंगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रूस में देखा गया। कुछ बोले वो साधु बनकर हिमालय में हैं। आज तक ये सवाल बना हुआ है, क्या नेताजी सच में उस हादसे में मरे थे, या फिर ये एक बहुत बड़ी योजना थी छिपने की? नेताजी चाहे जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उनकी आत्मा कभी मरी नहीं। उनकी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जब गिरफ्तार कर कोर्ट में लाया गया तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। बोस अमर रहे, बोस का बदला लेंगे, अंग्रेजों को लगने लगा। अब भारत में रहना मुमकिन नहीं। और यही वो पल था जब आजादी सिर्फ एक सपना नहीं रही, वो अब एक नजदीक हकीकत बन चुकी थी। नेताजी का शरीर शायद नहीं रहा, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर इरादे सच्चे हों तो पूरा ब्रह्मांड साथ देता है। उन्होंने दिखाया कि एक अकेला इंसान कैसे एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक युग थे। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जब भी कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलता है या कोई नौजवान अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है तो वहां एक नाम हमेशा सुनाई देता है, सुभाष चंद्र बोस। साल 1947 15 अगस्त की रात जब पंडित नेहरू ने लाल किले से आजादी का ऐलान किया, सारा देश जश्न में डूब गया। लेकिन उस भीड़ में एक खामोशी भी थी, एक चेहरा जो वहां नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो जो कहते थे, दिल्ली चलो। अब दिल्ली आजाद थी, पर वो दिल्ली में नहीं थे। आजादी मिली, लेकिन उस नेता के बिना जिसने अपनी जिंदगी उस आजादी के नाम कर दी। इतिहास गवाह है कि जब कोई सच्चा हीरो होता है तो उसे राजनीति में जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो डर पैदा करता है। नेताजी के साथ भी यही हुआ। देश को आजादी तो मिली, लेकिन क्या उन्हें वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? कितनी मूर्तियां लगी उनकी, कितने स्कूल कॉलेजों के नाम उनके नाम पर हुए? बहुत कम। सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया। सरकारी किताबों में बस 2-3 पन्ने इतना छोटा लिखा गया जितना वो कभी थे ही नहीं। वो हर उस बच्चे की आंखों में है जो इतिहास पढ़ते वक्त सोचता है, काश मैं भी बोस जैसा बनूं। वो हर उस सिपाही के सीने में है जो देश की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाता है। वो हमारे दिल में जिंदा है, हर तिरंगे में, हर जनगण मन में, हर जय हिंद की आवाज में। नेताजी, आपने हमसे बहुत कुछ लिया नहीं, बस सब कुछ दे दिया। आपने आराम नहीं मांगा, बस एक मौका मांगा। मुझे आजादी दो, मैं भारत बना दूंगा। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन आप कभी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस अमर रहें।